पिछली क्लास में हमने 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों को समझा था, लेकिन क्या वे सुधार भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक मांगों को पूरा कर पाए? अगर नहीं, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों लाना पड़ा? आइए आज इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी भारत शासन अधिनियम 1919। इसका दूसरा नाम जो रखा गया है उसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसे ये नाम क्यों दिया गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? इसे क्यों कहा गया? क्योंकि जो मॉन्टेग्यू थे, एडविन मॉन्टेग्यू, उस समय ब्रिटेन में भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय यानी 1919 में भारत के वायसराय थे। इसीलिए इसे क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इस एक्ट को कहा गया था। अब इसे क्यों लाया गया था? सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसे लाने के कारण क्या थे, क्यों इसे लाया गया। हम सब जानते हैं कि 1914 से लेकर 1919 तक 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों का समर्थन पाने के लिए भारतीयों को वादा किया था कि अगर वे युद्ध में यानी अंग्रेज अगर युद्ध में जीत जाते हैं तो वे भारत में एक उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहला इसका कारण क्या रहा कि उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए उत्तरदायी सरकार की स्थापना। क्या कहेंगे? उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए। दूसरा कारण क्या रहा कि जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था और होम रूल आंदोलन भारत में शुरू हो चुके थे। जो बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट थी, उनके होम रूल आंदोलन ने पूरे देश में स्वशासन की मांग को तेज कर दिया था। तो दूसरा क्या था? स्वशासन की मांग। कौन कर रहा था इसे? होम रूल जो आंदोलन आंदोलन था और जो दूसरे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद थे वो। तीसरा इसको लाने का कारण क्या रहा? वो था मॉन्टेग्यू घोषणा, जो की गई थी 1917 में। इस घोषणा में जो भारत सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू, उन्होंने घोषणा की थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका उद्देश्य धीरे धीरे भारत में जो स्वशासी संस्थाएं हैं उनका विकास करना है। इसलिए ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर कहे भारत शासन अधिनियम को लाया गया था। अब बात करते हैं इसके द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए थे, प्रोविजन क्या क्या लाए गए इसके ऊपर। प्रावधानों में सबसे पहले बात करें तो इसमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। स्थापना का प्रयास किया गया। दूसरा क्या किया गया? जो भारत परिषद थी, भारत परिषद ब्रिटेन में जो इंडियन काउंसिल थी उसकी सदस्य संख्या को कम कर दिया गया। कितना किया गया? जो मिनिमम होगी वो 8 होगी और जो मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी? वो होगी 12। और जब भारत परिषद को 1858 के एक्ट से बनाया गया था तो उस समय भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो थी 15। तीसरा प्रावधान किया गया इससे कि जो भारत सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो भारत सचिव थे उनकी सहायता के लिए एक नया पद बनाया गया और वो नया पद क्या था? वो था उच्चायुक्त। उच्चायुक्त जिसे क्या कहा गया? हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर की एक नई पोस्ट इसके द्वारा बनाई गई। चौथा जो AILC यानी ऑल इंडिया लेजिस्लेचर कमेटी थी उसको क्या कर दिया गया? अब उसे द्विसदनीय बना दिया गया। उसमें 2 सदन होंगे यानी बाइकैमरल। बाइकैमरल उसे बना दिया गया। बाइकैमरल का मतलब क्या होता है कि उसमें विधानसभा होगी एक और दूसरा एक होगी राज्य परिषद। ये 2 सदन उसमें बनाए गए। ये क्या थी? ये थी लेजिस्लेटिव असेंबली और ये थी स्टेट काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसमें 145 मेंबर थे। इसमें 145 मेंबर होंगे और स्टेट परिषद में होंगे 60 मेंबर्स, 60 सदस्य होंगे। तो ये प्रावधान इस एक्ट के द्वारा किया गया। अब इससे और क्या किया गया? जो केंद्र था, केंद्र से यानी सेंटर से प्रांतों को कुछ विषय ट्रांसफर किए गए। विषय ट्रांसफर यानी स्थानांतरित किए गए।
किए गए, यानी ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर टू प्रोविंस। और जो ये विषय थे, ये सब्जेक्ट थे, इनको दो भागों में बांटा गया। ये सब्जेक्ट थे जो इनको दो भागों में बांटा गया। कौन से दो भाग थे वो? एक तो था आरक्षित यानी रिजर्व्ड, आरक्षित विषय, और दूसरे थे ट्रांसफर्ड यानी जिन्हें कहा गया अंतरित, अंतरित विषय। ये क्या थे? रिजर्व्ड, रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे ये किसके अंडर आते थे? ये आते थे वायसराय और जो उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी इसके अंडर ही आते थे। और जो वायसराय और इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? ये रिस्पॉन्सिबल थी ब्रिटेन के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटेन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल थी। और दूसरी तरफ जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे ये इन्हें कौन देखेगा, किसके अंडर आएंगे? इन्हें ये आते थे वायसराय और जो इंडियन लेजिस्लेचर थे, इंडियन लेजिस्लेचर के अंडर आएंगे ये। और इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया ये हो। अब जो आरक्षित विषय थे, रिजर्व जो सब्जेक्ट थे, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स जो सब्जेक्ट थे उनको रखा गया? उसमें रखा गया पुलिस को, दूसरा रखा गया जस्टिस, तीसरा फाइनेंस यानी वित्त, और चौथा रखा गया रेवेन्यू। यानी जो पुलिस थी, जस्टिस न्याय, वित्त और रेवेन्यू यानी जो कर वगैरह वो इकट्ठा करते थे, वो सब उन्होंने रिजर्व में रखे। और उनको कौन कंट्रोल करेगा? उनको कंट्रोल करेगा वायसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? ये ब्रिटेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरी तरफ जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उनके अंडर आएगा एजुकेशन, दूसरा होगा हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट और एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी जो सब्जेक्ट थे ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंडर रखे गए थे। ये इन्हें कौन इन्हें देखेगा, इनकी देखभाल कौन करेगा? वायसराय और इंडियन लेजिस्लेचर के अंडर होंगे और ये इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस तरह से जो सब्जेक्ट थे उनको दो भागों में बांटा गया। फिर उसके बाद इससे क्या किया गया? प्रांतों में यानी प्रोविंस में वैध शासन लागू किया गया, डायरकी जिसे हम कहते हैं, वैध शासन लागू किया, डायरकी। आगे जो आंशिक उत्तरदायी, पार्शियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना इससे की, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। यानी पूरे तरीके से नहीं, सिर्फ पार्शियली, आंशिक रूप से, आधे रूप से जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी उसकी स्थापना यहाँ से की गई थी। उसके बाद जो वायसराय था और उसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया कि कम से कम जो 3 भारतीय सदस्य होंगे, 3 भारतीय सदस्य होंगे। ये क्या कर दिया गया? अभी ये मैंडेटरी कर दिया गया, 3 भारतीय सदस्यों का होना वायसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये मैंडेटरी कर दिया गया। लेकिन यहाँ से एक बात और, लेकिन इससे यहाँ पे एक एक्सेप्शन रखा गया कि जो वायसराय होगा वो ना तो वो भारतीय होगा और दूसरा जो कमांडर इन चीफ होता है उसे वो भी भारतीय नहीं चुना जा सकता। इसके अलावा जो इसी के मेंबर थे वो भारतीय हो सकते हैं, उनमें से 3। इसके बाद क्या किया गया कि जो सिख थे, फिर ईसाई थे और जो एंग्लो इंडियन थे, आंग्ल भारतीय थे, उनके लिए सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया। 1909 में उन्होंने मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का शुरू की थी। उसके बाद जो 1919 का एक्ट लाया गया उसके तहत सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन थे जो, उनके लिए सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत यहाँ से की गई। जब अब जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इससे जो केंद्र था, केंद्र और प्रांतीय बजट, सेंटर और स्टेट के जो बजट होंगे उनको अलग अलग कर दिया गया, बजट को अलग अलग कर दिया गया। पहले क्या था, सिर्फ जो सेंटर होता था वही बजट होता था, लेकिन इस एक्ट से 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांत, प्रोविंस दोनों के लिए जो बजट था वो अलग अलग अब कर दिया गया था। प्रांतों को ये अधिकार दिया गया कि वो अपना एक अलग से बजट अब ला सकेंगे, सेपरेट बजट वो अपना प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रांतों को ये अधिकार दिया गया। फिर क्या किया गया कि कुछ ऐसे बिल थे, कुछ ऐसे बिल लाने का प्रावधान
एक ऐसा प्रावधान किया गया कि जो कुछ विशेष बिल होते हैं, स्पेशल बिल होते हैं, उनको वायसराय की पूर्व सहमति के साथ ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। यानी विशेष बिलों को वायसराय की पूर्व सहमति से पेश करने का अधिकार, ये अधिकार आज भी हमारे राष्ट्रपति के पास है कि कुछ ऐसे बिल होते हैं जैसे कि बजट होता है, इनको राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। तो ये प्रावधान कहां से आया था? 1919 के एक्ट से आया था। फिर क्या किया? जो लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1919 में। और ये हमारी संसद की सबसे पुरानी कमेटी समिति मानी जाती है, जो अभी तक भी काम कर रही है। फिर नेक्स्ट किया गया इससे लोक सेवा आयोग का गठन। लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1926 में। और किस एक्ट के तहत हुआ? 1919 के एक्ट के तहत। फिर क्या किया गया? अब ये प्रावधान किया गया कि ये जो एक्ट आया है, 1919 का एक्ट आया है, इसकी समीक्षा के लिए, इसके रिव्यू करने के लिए 10 साल बाद एक कमेटी गठित की जाएगी। क्या होगा? एक कमेटी गठित की जाएगी और वो इस बिल की, यानी जो एक्ट लाया गया है भारत शासन अधिनियम 1919, इसकी एक समीक्षा करेगी। तो उसके लिए कौन सा कमीशन आया? उसके लिए आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया 1927 में, इस कमेटी को बनाया और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1930 में। इसका विरोध, मैं आपको बता दूं, इसका विरोध पूरे देश में किया गया था, क्योंकि जो साइमन कमीशन था इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसलिए भारत के लोगों ने और हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने काले झंडे दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था। लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में सौंपी और जो ये 1930 में रिपोर्ट इसने सौंपी थी, इस पर विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई। कब कब हुई? पहली हुई 1930 में, दूसरी 1931 में और तीसरी हुई 1932 में। तो ये किस लिए हुए थे ये सम्मेलन? जो साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, किससे संबंधित? 1919 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित। तो उस पर उसकी समीक्षा के लिए, उस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए ये क्या हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो ये था 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब बात करते हैं हम 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। इसे क्यों लाया गया? इसे इसलिए लाया गया कि जो साइमन कमीशन था, इसका कारण क्या था इसे लाने का? साइमन कमीशन की रिपोर्ट, जो 1930 में उसने सौंपी थी, ये रिपोर्ट, ये कैसे कारण बनी? क्योंकि जो कमीशन था 1919 के एक्ट से, भारत शासन अधिनियम से, जो प्रांतों में द्वैत शासन यानी डायरकी लागू की थी, तो साइमन कमीशन ने बताया कि ये फेल हो गया है प्रांतों में द्वैत शासन करना। तो इसलिए साइमन कमीशन ने नए सुधारों की सिफारिश की थी। इसलिए साइमन कमीशन के नए सुधारों की सिफारिश पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। दूसरा कारण क्या था? जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन जो हुए, गोलमेज सम्मेलन में जो 3 हुए थे लंदन में, उसमें संवैधानिक सुधारों पर एक लंबी चर्चा हुई थी। और उसके बाद, यानी जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, इसके बाद एक श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर जारी किया गया था, जिसके आधार पर इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाया गया था। तीसरा क्या था? जो अंग्रेज थे उन पर दबाव बढ़ रहा था, बढ़ता हुआ दबाव। क्या दबाव बढ़ रहा था? कि जो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो कांग्रेस थी और जो दूसरे राजनीतिक दल थे, वो क्या करने लगे थे? वो पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे थे। इसलिए अंग्रेजों पर दबाव बढ़ रहा था और इसलिए फिर लाया गया ये 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इसे क्या किया गया कि इसमें ये प्रावधान किया गया था कि एक अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन की बात इसमें की गई थी। फेडरेशन की बात की गई थी। और क्या कहा गया था कि जो ये ऑल इंडिया फेडरेशन होगी, इसमें जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रोविंस थे, वो शामिल होंगे प्रांत, और जो भारतीय देसी रियासतें उनको शामिल किया जाएगा। रियासतें थी उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन जो देसी रियासतें थी, इनको छूट दी गई थी कि ये अगर इनकी इच्छा है तो ये अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन में शामिल हो सकती है, अगर ये नहीं होना चाहती तो इनको छूट है। मतलब इनको छूट दी गई थी
शामिल होने की या ना होने की। लेकिन जो ये था ऑल इंडिया फेडरेशन, इसकी सिर्फ बात की गई थी, ये कभी भी गठित नहीं हुआ, कभी भी इसे लागू नहीं किया गया, गठित नहीं हुआ ये। दूसरा, इसे क्या बात बोली गई कि केंद्र में द्वैध शासन। 1919 के भारत शासन अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, लेकिन 1935 के अधिनियम से यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई थी। इसमें जो सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स को यहाँ भी डिवाइड कर दिया गया। पहले केंद्र में किया गया था, सॉरी प्रांत में किया गया था, अब केंद्र में यानी सेंटर में कर दिया गया, और इसे फिर से रिजर्व यानी आरक्षित और ट्रांसफर्ड में इसे बांट दिया गया। जो रिजर्व होंगे वो किसके अंडर आएंगे, वायसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंडर आएंगे। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे ब्रिटेन के लिए। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखे गए, इसमें फिर से डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स को रखा गया। दूसरी तरफ जो ट्रांसफर्ड थे, ये किसके अंडर आएंगे, वायसराय और जो ऑल इंडिया लेजिस्लेचर कमेटी थी उसके अंडर आएंगे, और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे इंडिया के, पूरे इंडिया के लिए। और इसमें वही सब्जेक्ट रखे गए कि एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे इसमें सब्जेक्ट्स रखे गए थे। तीसरा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय विधानमंडल का जो स्वरूप था, केंद्रीय विधानमंडल का स्वरूप यानी जो AILC थी, इसमें क्या किया गया, इसे भी बांट दिया गया। कैसे, पहले थी संघीय सभा और दूसरी स्टेट काउंसिल। संघीय सभा मतलब फेडरल हाउस, इसमें कितने मेंबर होंगे, इसमें 375 मेंबर होंगे, 375 मेंबर्स होंगे। और जो स्टेट काउंसिल होगी इसमें कितने होंगे, इसमें 260 मेंबर्स रखने की बात की गई थी। उसके बाद चौथा प्रावधान किया गया कि प्रांतों में यानी प्रोविंस में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना, प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, और द्वैध शासन जो 1919 के अधिनियम से प्रांतों में लागू किया गया था, द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। द्वैध शासन को खत्म करके पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। अब यहाँ पर क्या होगा, एक तो होगा वाइसराय और दूसरा होगा इंडियन लेजिस्लेचर। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया। और यहाँ से 1937 में इसे लागू किया गया। 1937 से 1939 तक ही ये काम कर पाई। क्यों कर पाई, क्योंकि जो 1939 था, आप सभी को पता है, यहाँ पर दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। उसके बाद 1935 के अधिनियम से ही शक्तियों का विभाजन किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कैसे किया गया, यहां से 3 लिस्ट बनाई गई। 3 लिस्ट कौन सी थी, एक थी यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी थी कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंडर 59 सब्जेक्ट थे, स्टेट लिस्ट में 54 सब्जेक्ट थे, और जो कंकरेंट लिस्ट थी इसमें 36 सब्जेक्ट को उस समय पर रखा गया था। और आप सभी को पता है ये जो शक्तियों का विभाजन है, यानी ये जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, आज भी हमारे संविधान में लागू है। यहाँ पर आप एक नोट लिखेंगे। नोट क्या होगा कि जो अवशिष्ट शक्तियां थी यानी रेजिड्यूरी पावर थी, अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर और जो आपातकालीन इमरजेंसी पावर थी, आपातकालीन शक्तियां, ये किसके पास होंगी, ये वाइसराय के पास ही रहेंगी। छठा प्रावधान इसके तहत किया गया कि जो लोक सेवा आयोग था, लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमिटी, इसका गठन किया गया। यहाँ पर जो लिस्ट है, यहाँ पर एक नोट और लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे कि जो शिक्षा है, एजुकेशन, माप, मेजरमेंट और भार, वेट, ये जो विषय थे ये पहले स्टेट लिस्ट में आते थे। ठीक है, अब स्टेट लिस्ट से इन्हें ट्रांसफर किया गया कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट में इन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। और ये कब किया गया है, ये किया गया है जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उस अमेंडमेंट से इसे, यानी ये जो 3 सब्जेक्ट थे, एजुकेशन, माप और भार, 42वें संविधान संशोधन 1976 से इन्हें स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो इस लिस्ट में जो विषय शामिल होंगे उन पर स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं।
फिर उसके बाद किया गया कि जो 1935 का अधिनियम आया था, इसके तहत ही राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर का पद बनाया गया। इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। हालांकि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था जो कलकत्ता में बना था, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना इस एक्ट के तहत की गई थी, 1935 के एक्ट के तहत, और ये इसने 1 अक्टूबर 1937 से काम करना शुरू किया था। और ये कहाँ शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था नई दिल्ली में, लेकिन जो 1773 से बनाया गया था वो हुआ था कलकत्ता में। जो ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उस समय इसमें सीजेआई के साथ यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कितने दूसरे जज होंगे? 7 अदर जजेस होंगे। और आप कह सकते हैं कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 124 है उसमें संसद को ये अधिकार दिया गया है, संसद को अधिकार है कि वो इसके जजों की संख्या को घटाया बढ़ा सकती है, इसकी संख्या बढ़ाने का अधिकार है। अब आप मुझे बताइए, हाल ही में अभी भारतीय संसद ने यानी इंडियन पार्लियामेंट ने आर्टिकल 124 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, अदर जज हैं, उनकी संख्या को कितना कर दिया गया है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। उस समय जो ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, इसके जो सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो कौन थे? वो थे मॉरिस ग्वेर। उस समय सीजेआई बनाए गए थे। आरबीआई की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत की गई थी, आरबीआई की स्थापना। और जो भारत परिषद थी, कहाँ थी ये? ब्रिटेन में थी। भारत परिषद को खत्म कर दिया गया इसी एक्ट के तहत। इसी एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। और इसी एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए थे। पहली बार चुनाव हुए कितने? 11 प्रोविंस में, 11 प्रांतों में चुनाव करवाए गए थे। किस एक्ट के बेस क्या बना था? बेसिस ऑन द 1935 का जो एक्ट आया था उसके बेस पर 1937 में चुनाव करवाए गए थे। अब ये जो चुनाव हुए थे इनका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, ग्यारह प्रांतों में चुनाव हुए थे, तो 11 में से 6 में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी थी। और जो 3 प्रांतों में गठबंधन कोएलिशन की सरकार बनी, 3 प्रांतों में गठबंधन, यानी जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 3 पार्टियां मिलकर क्या करती हैं? वो गठबंधन बनाती हैं और फिर सरकार बनाती है। तो गठबंधन की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? 3 प्रोविंसेस में बनी थी। और जो 2 प्रांत बचे, 2 प्रांत कौन से थे? पंजाब और बंगाल। यहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। फिर इससे क्या किया गया कि जो 6 प्रांत जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना, विधानमंडल की स्थापना की गई थी। कौन से थे वो? ये किया गया था 1935 के एक्ट से। 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। तो पहला था बंगाल, बंगाल में द्विसदनीय प्रांत विधानमंडल बनाई गई। दूसरा था बिहार, तीसरा था यूनाइटेड प्रोविंस, चौथा था मद्रास, जो 5वां प्रोविंस था वो था बॉम्बे, और जो छठा था वो था असम। तो इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल किस एक्ट के तहत बनाई गई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनाई गई थी। और आज भी हम देखें तो विधान सभा और विधानमंडल, ये जो है द्विसदनीय विधानमंडल आपको कहाँ पर मिलती है? 6 राज्यों में ही मिलती है। कौन कौन से हैं वो? यूपी है, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। कर्नाटका में 6 हो गए। हाँ, इन 6 में आज भी हमें बाई कैमरल यानी द्विसदनीय विधानमंडल देखने को मिलती है। फिर जब क्या हुआ? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। हमारा कौन सा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, और उसमें भारतीयों को भी शामिल कर दिया। इससे क्या हुआ? जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या किया? सामूहिक त्याग पत्र दे दिया, सामूहिक त्याग पत्र उन्होंने दे दिया था। जब ये कब हुआ था? सामूहिक त्याग पत्र कब दिया था? ये दिया था कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को। तो जब कांग्रेस ने
6 प्रांतों से और जो 3 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी थी, यानी आप कह सकते हैं कि 9 प्रांतों से जब सामूहिक त्याग पत्र कांग्रेस ने दिया 22 दिसंबर 1939 को, तो इस दिन जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने क्या बनाया, इसे मुक्ति दिवस के रूप में बनाया। मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस के रूप में इसे मनाया था। तो ये सभी प्रावधान हमारे किए गए 1935 के अधिनियम से। हालांकि हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आर्टिकल और बहुत से प्रावधान आज भी हमारे 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।